हेलो माय फ्रेंड, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग के आज भारती भवन का जो भी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय, वो क्वेश्चन को हल कराएंगे। ठीक, यानी कि जो क्वेश्चन आप लोग के दिया है 1 नंबर 2 नंबर में दिया है, लेकिन आप लोग के पूरा डिटेल में समझा करके और बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोग ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं और नहीं शेयर करते हैं। खुद आप लोग सोचिए कि जो भी अगर गलत गलत वीडियो वाला होता है तो आप लोग लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं और शेयर कर देते हैं, लेकिन ये पढ़ाई वाला बात है। और पढ़ाई वाला बात आप लोग नहीं अच्छा से लाइक करते हैं, नहीं सब्सक्राइब करते हैं, नहीं शेयर करते हैं। आखिर क्यों? यानी कहने का मतलब यही है कि एक दने नाच करा दिया जाए और एक दने सत्संग करा दिया जाए, तब पता चलेगा कि नाच दने बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगा और सत्संग दने बहुत कम लगेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग गलत के साथ बहुत दे रहे हैं और सही के साथ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सच्चाई है, ये सत्य बात है कि सच्चाई के ही जीत होती है और सत्य बात के ही जीत होती है। लेकिन तब पर भी हम लोग का मन ऐसा है कि हम लोग कर नहीं पाते हैं, बकवास लगता है। यानी कि जो भी चीज़ हमें अच्छा लगता है, कड़वा लगता है, वो हम लोग का बकवास लगता है। आप खुद सोचिए कि नीम के पेड़ के यदि हम लोग सेवन करते हैं तो वो तीता लगता है, लेकिन वास्तव में वो घाव भरने के लिए काम आता है। घाव भरने के लिए काम आता है कि नहीं, लेकिन कड़वा तो लगभग करेगा। इतिहास गवाह है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीनी में कीड़ा पड़ते हैं और नमक में कीड़ा नहीं पड़ते हैं। सही बात है कि नहीं? तो इसी तरीके से आप खुद सोचिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जो इधर उधर के बातें देखते हैं, अगर पढ़ाई के मैटर में कुछ भी देखिएगा तो कुछ तो समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, पढ़ाई को कभी अंत नहीं कभी हम लोग अंत नहीं कर सकते हैं। कितना भी पढ़ेंगे अंत नहीं होगा। यानी कि जो हम लोग इधर उधर के बात इंजॉय में लगाते हैं, उसको क्या करें, यदि पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ये क्वेश्चन आपका है अति, देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है किरण पुंज कितनी प्रकार के होते हैं। ठीक, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम लिखिए। लेकिन पूरा किरण पुंज के बारे में हम आपको पूरा नॉलेज देंगे। ठीक है, अब जानेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे किरण पुंज यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरण पुंज जो होता है वो किरणों के समूह, बहुत सारे किरण मिलकर बनता है तो उसी को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहले का आपका है कि अपसारी किरण पुंज, यानी कि देखिए अपसारी मतलब फैलना होता है, ऊपर उठना, अप माने ऊपर, ठीक, सारी मतलब फैलना होता है। यानी कि वैसा किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़कर के फैलती है उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से एक निश्चित बिंदु पर आके मिले उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। यानी कि इसका सीधा उल्टा, किरण के बारे में बता दिए कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक, अब वैसी जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहले का है कि अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज। देखिए, जब तक से आप लोग फिगर नहीं देखिएगा, जब तक से फिगर को नहीं समझिएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करिएगा, रटिएगा, याद नहीं हो पाएगा। कुछ दिन के लिए याद होगा, फिर भूल जाइएगा। इसीलिए आप लोग के बार बार बताते हैं कि आप लोग समझिए, साइंस वाला स्टूडेंट है, कभी भी समझिए। आप लोग रट के कभी भी मत पढ़िए, आप लोग के बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर वैसा किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़कर, देखिए तीर का निशान है, आगे बढ़कर के फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज यहाँ पर है। वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से एक निश्चित बिंदु पर देखिए आकर के मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है
समांतर किरण पुंज। तो इसका कैसे डिफिनीशन देंगे? वैसा किरण पुंज, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है, वैसा किरण पुंज जो समांतर हो, समांतर दिशा में चले तथा आगे बढ़कर के एक दूसरे का कभी प्रतिच्छेद न करे, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि आपको तीनों किरण पुंज क्लियर होगा। समांतर किरण पुंज फिर से आप लोग को फिर एक बार बता देते हैं। वैसा किरण पुंज जो सीधी रेखा में गमन करती है, गमन मतलब चलना होता है, गमन करती है तथा आगे बढ़ कर के एक दूसरे का कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है आप लोग का? क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 2 है। समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरणें होती है। यानी कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें होती है। यानी कि देखिए एगो समतल दर्पण है, समतल दर्पण की एकदम कलई है तभी ना बनेगा। तो एगो प्रकाश की किरणें आई, एगो गई। तो अब बताइए कि एगो प्रकाश की किरण आएगा तो एक गो न जाएगा, 10 गो तो जाएगा नहीं। तो हम लिखेंगे 1। यानी कि समतल दर्पण पर नहीं, लंबवत इसमें बोला है, नहीं ये बोला है, दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर देख रहे हैं। समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित होगी, तो लिखेंगे 1, क्योंकि देखिए 1 हम लोग का परावर्तित किरण है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है? समतल दर्पण पर लंबवत, ये समतल दर्पण यही 3 नंबर में बोल रहा है कि वो समतल दर्पण है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। अब देखिए समतल दर्पण है तो इस पर सूझ आया तो सूझ जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे कि उसी पथ पर परावर्तित होती है, क्योंकि टेढ़ा आएगा तभी नहीं तो तिरछा भाएगा, सूझ है तो सूझ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है आप लोग का 4 नंबर में। क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ रहे हैं? 4 नंबर में दिया है कि समतल दर्पण पर अभिलंब, पहले को समतल दर्पण खींचते हैं। देखिए ये आपका हुआ समतल दर्पण, इधर कलई करेंगे, क्योंकि जब तक से हम लोग कलई नहीं करेंगे तो वो दर्पण नहीं बनेगा, प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगा। समतल दर्पण पर अभिलंब अपतन के लिए परिवर्तन कोण का मान कितना होगा। यानी कि समतल दर्पण पर एगो अभिलंब है, ठीक है, अपतित किरण एगो आया, एगो परिवर्तित किरण आया, ठीक, एगो अपतित किरण और परिवर्तित किरण गया, इधर लौटा, ये कोण आई हुआ, ये कोण आर हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण पर अभिलंब, देखिए ये अभिलंब है आपका, ये क्या है? अभिलंब है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़े, समतल दर्पण पर अभिलंब, देखिए अभिलंब है ON, अभिलंब आपका है। अपतन की, देखिए अपतन ये वाला है, अपतन के लिए परिवर्तन कोण ये R है का मान कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है। पहले का नियम है कि कोण I बराबर कोण R होता है, तो लिखेंगे इसके बरोबर होगा, क्या होगा? इसके बरोबर। और दूसरा नियम है जो आप लोग को बता दे रहे हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु, ये है अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देखिए तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, यानी कि अपतित किरण, परावर्तित किरण, अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये दूसरा आपका नियम है। क्लियर हुआ? तो लिखेंगे कि बरोबर होता है। 5 नंबर में क्वेश्चन, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध बताएं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक समतल दर्पण है, अब बोल रहा है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध बताएं। तो देखिए समतल दर्पण के अगर आप लोग को बता दे रहे हैं, समतल दर्पण के आगे यदि 5 मीटर पर आप खड़ा होइएगा, कितना मीटर पर? 5 मीटर पर आप खड़ा होइएगा तो आपको लगेगा कि 5 मीटर पीछे हमारा प्रतिबिंब बना है। क्या बनेगा? 5 मीटर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे ठीक 5 मीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तब बोलेंगे कि और समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों ही समान होती हैं। ठीक है, दोनों ही बराबर होती है। आप लोग खुद के आप लोग फिगर से देख लिए।
उसी तरीक़ा से अब हम लोग क्या करेंगे, छठा क्वेश्चन देखेंगे कि छठा क्वेश्चन में क्या दिया है। छठा क्वेश्चन में दिया है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताएं। तो देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम आप लोग के सोच रहे हैं कि गोलीय दर्पण ही बता दें। देखिए गोला का दोनों भाग है, अगर दोनों को सटाया जाएगा ना तो गोल बन जाएगा, ऐसे गोल बन जाएगा कि नहीं, ठीक। तो वहाँ पर काट दिए हैं। तो ये गोलीय दर्पण के पहले हम लोग जानेंगे डिफिनीशन, उसके बारे में हम लोग गोलीय दर्पण जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये गोल है, तब बोलेंगे किसी कांच का खोखले गोले का वह भाग जिसका एक तरफ परावर्तक सतह तथा दूसरे तरफ कलई किया उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का एगो भाग लेंगे, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग एक तरफ परावर्तक सतह तथा दूसरे तरफ कलई किया हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण क्लियर हुआ, लेकिन इसमें भी एगो परावर्तक सतह है और इसमें भी पेंट है, इसमें भी परावर्तक सतह है, इसमें भी पेंट हुआ है। ये गोलीय दर्पण का दोनों भाग हुए, यानी कि दोनों ये बेटा हो गया, ये दोनों के बाप हो गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका एक तरफ परावर्तक सतह तथा दूसरे तरफ कलई किया उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ। अब गोलीय दर्पण के 2 बेटा, पहला बेटा ई, दूसरा बेटा ई। तब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो इसको बोलेंगे उत्तल, इसको क्या बोलेंगे उत्तल, इसको बोलेंगे अवतल। अब इसको काहे बोलेंगे उत्तल, क्योंकि ई है उठल इसीलिए बोलेंगे उत्तल, ये धसल इसीलिए बोलेंगे अवतल। तो बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह उठा हो, देखिए ऊ से उत्तल और ऊ से उठल, एगो अवतल याद हो जाएगा, ऊ से उत्तल ऊ से उठल। देखिए बोलेंगे किसी कांच का खोखले गोले का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उठा हो तथा दूसरे तरफ पेंट किया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उठा हो, देखिए इधर से खड़ा है ना, तो इसका परावर्तक सतह उठा है तथा दूसरे तरफ कलई किया है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है, किसी कांच का खोखले गोले का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धसा हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धसा हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्लियर हुआ, नाम भी जान गए हम लोग। अब हम लोग 7 नंबर में देखेंगे। 7वां नंबर क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो देखिए मान लीजिए कि गोलीय दर्पण आपका है, इसी पर समझा देते हैं। 7वां नंबर हटाइए, ये 7वां नंबर है, ये मुख्य अक्ष है, इसको P और C को मुख्य अक्ष बोलते हैं, यानी कि इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि तीनों का एक ही नाम है, कि यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकता है, मुख्य अक्ष बोल सकता है, उसको प्रधान अक्ष बोल सकता है, वक्रता त्रिज्या भी बोल सकता है। तो बोला क्वेश्चन हम लोग के क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है। तो क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि P और C के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं, या PC को मुख्य अक्ष कहते हैं, या हम लोग यहाँ पर ये दोनों की दूरी को R से डिनोट करते हैं, R को मुख्य अक्ष कहते हैं, या हम लोग कहेंगे इसको वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। तो बोलेंगे हम लोग वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। अब हम लोग 8वां नंबर में आएंगे। 8वां नंबर में इसी को 8 बना दे रहे हैं। 8 नंबर में हम लोग आएंगे। 8 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। ये एगो अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण बता दें जिसका परावर्तक सतह धसा हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में अवतल दर्पण के फोकस के परिभाषा दें। देखिए ये फोकस है। देखिए क्या होता है ना कि ये बड़का एफ है ना, देखिए बड़का एफ है तो इसको फोकस बोलेंगे, ये दोनों के बीच की दूरी है कि छोटका एफ के फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है।
इसको फोकस दूरी बोलेंगे। इसको छोट का एफ से हम लोग संकेत मतलब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये बाढ़ का एफ पूछा है तो हम बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है तो वह एफ से होकर गुजर जाती हैं। सभी किरणें कहाँ से होकर गुजरती है? तो एफ से होकर गुजरती है कि नहीं? तो उसे फोकस या फोकसांतर कहेंगे। यानी कि इसका भी दो नाम है, एगो फोकस नाम है, एगो फोकसांतर नाम है। यानी कि फोकस का परिभाषा क्या हुआ? जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है तब पड़ने के बाद में एफ से होकर गुजर जाती है, उसी को फोकस या फोकसांतर कहते हैं। क्लियर हुआ? और 9 नंबर में हम लोग देखेंगे। 9 नंबर में देखिए क्या बोल रहे हैं। 9 नंबर में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण ये है, देखिए गोलीय दर्पण। ये फोकस दूरी छोटका है, ऐजा से लेकर के बाढ़ का आर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि जोन आर है एफ की आधी हो, मतलब कि आर की आधी होती है एफ। क्या बोलेंगे? आधी होती है। देखिए यदि है 2 होगा तो है 1 होगा। देखिए एजा के आर बोलते हैं, पूरा के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को क्या बोलेंगे? पी और सी के बीच की दूरी को आर बोलते हैं। एफ और पी के बीच की दूरी को छोटका एफ बोलते हैं। यानी कि छोटका एफ है बराबर r/2 होता है। क्या होता है? r/2, यानी कि आधा होता है। तो क्या बोलेंगे? ए बराबर r/2 बोलेंगे, चाहे बोलेंगे कि इसका क्या होता है? आधा होता है। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे 10 नंबर में। यानी कि 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको लिख देंगे डायरेक्ट ए बराबर r/2। यहाँ पर क्वेश्चन 10 नंबर बोल रहा है कि एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। अच्छा, वो कौन सा ऐसा दर्पण है कि जो सीधा प्रतिबिंब दिखाता है? तो हम लोग जानेंगे एकदम समतल दर्पण है। अच्छा, समतल दर्पण का आप लोग सामने होइएगा तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हम लोग त्रिभुज दिखा दिए तो उसमें भी त्रिभुजे दिखाएगा। यानी कि सेम टू सेम, नहीं छोटा दिखाई देगा नहीं कुछ भी दिखाई देगा, लेकिन आवर्धित रूप से वो पलटा हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप लोग जाइएगा, आप समतल दर्पण के आगे खड़ा होइएगा, जब खड़ा होइएगा ना तो आप लोग को पता चलेगा ना कि कान पकड़ रहिएगा दायां तो दिखाएगा उसमें बायां। केवल आवर्धित रूप से वो पलटा हुआ दिखाई देता है, आवर्धित रूप से पलटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन सेम टू सेम वहीं दिखाई देगा। आप लोग देख करके देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। क्लियर हुआ? यानी कि हम लोग का क्लियर हो गया समतल दर्पण। अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर में। 11 नंबर में एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में क्या बोल रहा है? एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे? ठीक है, देखो पहले अवतल दर्पण बना के आपको दिखाते हैं। मान लीजिए अब कहिएगा कि एकदम फ्रेश नहीं बना है, तो देखिए कॉपी है, अगर इसको इंच से बनाते तब ना, बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए P है, ये C है, ये F है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे P और C के बीच में, नहीं P और F के बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो ऐसे टकरा के चल जाता है। ऐसे से लंब डालेंगे ना, जैसे जब लंब डालेंगे तो देखिए यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलेगा। यानी कि वस्तु O और P रखे तो O डैश और P डैश हम लोग का प्रतिबिंब बन गया। देखिए पीछा बना कि नहीं, बाकी इधर कहीं भी रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब आगे बनेगा, ठीक है। यानी कि एक बार क्वेश्चन आप लोग के फिर से दिखा करके इसको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 11 नंबर में बोल रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे? आभासी मतलब का दर्पण के पीछे, आभासी एक काल्पनिक बोलेंगे। तो देखिए P और F के बीच में अगर वस्तु रखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे वाला के आभासी बोलते हैं या काल्पनिक बोलते हैं, उसको आभास किया जाता है, ठीक। तो देखिए बोलेंगे P और C के बीच में देखिए वस्तु रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? हम लोग का दर्पण के पीछे बन गया, आभासी बन गया। क्लियर हुआ? अब हम लोग 12 नंबर में चलेंगे। क्या नंबर में चलेंगे? 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या बोल रहा है? यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बोल रहा है यहाँ पर ना कि एगो अवतल दर्पण है, ठीक।
एगो अवतल दर्पण है तो एगो वस्तु है उसको कहाँ रखेंगे, वक्राता केंद्र पर, यानी कि P और C, यानी कि C पर कोई वस्तु हम लोग रखेंगे तो वो कहाँ से होकर जाएगा, F से होकर गुजरेगा तो वो FF आके बन जाता है। यानी कि C आप P वस्तु रखें तो C और P डैश हम लोग का प्रतिबिंब बन गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के हम लोग C पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, CA पर बनता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में। आज पूरा क्वेश्चन को हल कराइए देते हैं आप लोग का, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर 13 नंबर में है कि वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो। देखिए ये अवतल दर्पण चिन्ह पर पार्टी हम लोग पढ़े, इसी पर बता दे रहे हैं आप लोग का। देखिए इसी को 13 नंबर बना दे रहे हैं। ये चिन्ह पर पार्टी है, इसको चतुर्थांश बोलते थे, नहीं बोलते थे कि एने वाला जितना रहेगा सब ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो एन ही ना वस्तु हम लोग रखते हैं। देखिए तो ये ऋणात्मक होगा तो एन ही वस्तु रखेंगे, तो एन ही कहीं भी वस्तु रखेंगे तो ये पूरा क्या होगा, एफ होगा वो ऋणात्मक होगा। एफ सी के बीच में वस्तु रखेंगे वो ऋणात्मक होगा। सी और एफ के बीच में रखेंगे वो, यानी कि कहीं भी इधर वस्तु रखते हैं ना तो ऋणात्मक ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस। यानी कि हम लोग का 13 नंबर का क्वेश्चन यू मतलब वस्तु बोल रहा है कि वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा जाए। देखिए अवतल दर्पण है, इसका सामने वस्तु रखेंगे। चतुर्थांश हम लोग देख रहे हैं कि एन वाला के सब माइनस होता है, तो एन वाला के एन ही वस्तु हम लोग रखेंगे तो ये क्या होगा, U क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग चलेंगे 14 नंबर में। सब ठीक है, क्या चलेंगे, नंबर 14 में चलेंगे। देखिए यहाँ पर 14 नंबर डाल दिए। 14 नंबर में क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए यहाँ पर संकेत में दे दिया है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे ना कि हम बना करके सोच रहे हैं कि दिमाग में एक बार में डाल दें। देखिए यहाँ पर दिया है, इसको छोड़िए क्या है, इसको पहले क्वेश्चन को आपको हम हल कर दे रहे हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 14 में दिया है, 14 में दिया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी को यानी कि एफ से डोनेट करते हैं। एफ से हम लोग क्या करेंगे, फोकस दूरी तो कितना है जी, 10 है सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो यू हम लोग लेंगे, माइनस होगा, यानी कि माइनस में आएगा अवतल दर्पण है तो, क्योंकि इधर है। और अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि यू, इसमें भी यू माइनस से होता है, 15 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब यानी कि हम लोग का भी पूछ रहा है, भी बराबर व्हाट है, तो हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। दर्पण सूत्र से हम लोग चल रहे हैं तो 1/v प्लस 1/u, ठीक है, बराबर 1/f। तो हम लोग का यहाँ या के चिन्ह दे दिए, 1/v का मान कुछ भी नहीं दिया है, बीच में प्लस है, 1/u का मान दिया है। u का मान कितना है जी, -15 है, ध्यान से देखिएगा। अब 1/f का मान कितना है जी, -10 है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो 1/v के इधर ही छोड़ दिए, बराबर कर दिए, 1/ इधर लिखने एफ वाला का 1/ में -10 हो गया, ये माइनस में है ना, तो बराबर के उस पलाटी फेंकेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 1/ में क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। 1/ में भी तो देखिए इसको लसल लेंगे तो 30 होगा, कितना होगा, 30 होगा। तो 10 20 30 यानी कि -3 यहाँ पर हो गया, अब प्लस या 15 दूना के 30 यानी कि 2 हो गया, यानी कि 1/ में भी बराबर हो गया -1/में 30, यानी कि भी बराबर हो गया 30। अब यहाँ पर देखिए यानी कि हम लोग का प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। और लेकिन माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, माइनस चिन्ह यह दिखाता है कि हम लोग का जो प्रतिबिंब बना वस्तु से देखिए बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना, वास्तविक बना और उल्टा बने। यानी कि देखिए माइनस चिन्ह जानते हैं क्या दर्शाता है,
माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के आगे बनेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये दर्पण है, इसका आगे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये माइनस चिन्ह डिनोट करता है चतुर्थांश से। देखिए बताए हैं पीछे, तो इधर बना तो माइनस बना, तो हम लोग समझ गए कि जे इधर बना तो माइनस बनेगा, तो माइनस आया तो ये क्या बनेगा? पहला नंबर वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के आगे है तो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? दर्पण के आगे है तो वास्तविक बनेगा, और दर्पण के पीछे रहता तो काल्पनिक बनेगा। इधर माइनस आएगा तो हम लोग समझ गए कि वास्तविक बना। तो वास्तविक की कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा ही होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर v बराबर 30 आया तो हम लोग क्या जानेंगे कि वस्तु से बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु हम लोग का कितना था? 15 सेंटीमीटर, लेकिन हमने के प्रतिबिंब कितना बना है? 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग समझ गए कि वस्तु से क्या बड़ा? बड़ा बनेगा। 14 नंबर क्लियर। अब चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में देखिए आपको क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, किसी दूरी पर कोई वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो अभी अभी देखिए क्वेश्चन एगो बताएं, संकेत में दिया वक्रता केंद्र पर, वो क्वेश्चन में बताएं। रुकिए आपको कौन सा क्वेश्चन है देखिए, दिखा दे रहे हैं कि नहीं बोल रहे थे कि वो फिगर बना है। देखिए इधर बनाए हैं आपको, कौन सा क्वेश्चन है कि सी पर बना था, इसमें कोई क्वेश्चन है आपको बताए हैं, ये बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये वाला 12 वाला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। सेम टू सेम 12 क्वेश्चन वाला सीधे इस क्वेश्चन में हिलाया है। 12 क्वेश्चन वाला 15 क्वेश्चन सेम टू सेम है। ये भी वही बोला है, ये भी वही बोला है कि अवतल दर्पण से किसी दूरी पर, यानी कि कौन सी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब आकार के बराबर बन जाए। क्या? आकार के बराबर बन जाए। तो देखिए वही वाला फिगर को फिर से आप लोग को बताए थे, दिखाए थे। देखिए अवतल दर्पण है, इधर कलई कर दिए, P है, ध्रुव है, F है, C है। कोई वस्तु C पर रखते हैं तो ऐसे किरण जाएगा, यहाँ से टकराएगा और यहीं पर बनेगा, इसके बराबर बनता है। ठीक, ये यहाँ पर है, मान लीजिए ये है, इस तरीके से गया, इस तरीके से आया तो कहाँ बनेगा? ये, यानी कि सी पर बनेगा। कोई वस्तु सी पर रखेंगे तो सी पर उसका बराबर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर में, देखेंगे कि 16 नंबर क्या बोल रहा है। 16 नंबर ध्यान से देखिए। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक कोष्ठ में दिया है वस्तु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण पर बोल रहा है कि क्या एक उत्तल दर्पण पर वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? नहीं। क्यों नहीं? देखिए आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी उत्तल दर्पण पर, यानी कि ये उत्तल दर्पण है, कोई भी उत्तल दर्पण पर कहीं भी खड़ा होइएगा तो उसको आभासी प्रतिबिंब पीछे ही बनेगा, तो ये कभी नहीं बनेगा, उसका कभी वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का बनबे नहीं करता है। ठीक है, तो बोलेंगे नहीं बनता है। अब हम लोग चलेंगे 17 नंबर में। ठीक है, 17 नंबर में क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी -15 है, तो यह अवतल दर्पण है या उत्तल, तो -15 है। एफ क्या है? -15। तो हम आप लोग को बता दिए कि जब अवतल दर्पण एफ किधर है जी, छोड़ कर एफ किधर है? इधर है, तो क्या बोलेंगे? ये अवतल होगा। क्या होगा? ये अवतल होगा। ठीक, इधर उत्तल में एफ इधर रहता है, ये प्लस में होता है, ये क्या बोलेंगे कि अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल, अवतल होगा। लिखेंगे अ, देखिए यहाँ पर लिख देंगे अवतल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम लोग का ये हो गया 17 नंबर हो गया। 18 नंबर में क्या है कि 18 नंबर में ये बोल रहा है कि 18 नंबर में हम लोग का ये बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का आवर्धन का परिभाषा दें।
गोलीय दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि बीम की ऊंचाई, बीम मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक, वस्तु की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या बीम, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और मतलब वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं, ठीक। उसको क्या बोलेंगे? आवर्धन बोलेंगे। और यहाँ पर दिया है 19 नंबर में, देखिए 19 नंबर में दिया है कि आवर्धन में ऋणात्मक का मान क्या होता है। तो जो आवर्धन है ना, ऋणात्मक मतलब वस्तु कोई ऋणात्मक होता है, आपको माइनस में के बताए हैं, इसका मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक क्या होगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये क्या बनेगा? माइनस का मतलब होगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों दर्पण के, तल दर्पण में जब आगे बनेगा तो ये माइनस में होगा, तो ये वास्तविक और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम लोग का 19 खत्म हो गया, 20 पर क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए एक गोलीय दर्पण है, यानी कि गोलीय दर्पण में उसका आर के मान कितना है जी? 20 सेंटीमीटर। तो एफ कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर r/2 होता है, आधी होता है। तो यानी कि एफ बराबर आर का मान कितना है? 20, अब बटे में 2 कट गया तो कितना होगा? 10। इसका आंसर कितना आएगा? 10। लेकिन हम लोग के सांकेतिक ऊर्जा दिया भी है, संकेत में दिया है एफ बराबर r/2 पर दिया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो कि नहीं? 21 नंबर में क्या बोल रहा है? 21 नंबर में बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखें। देखिए उत्तल दर्पण 21 नंबर में, उत्तल दर्पण में उपयोग कहाँ होता है? देखिए उत्तल दर्पण में उपयोग हम लोग देखते हैं ना कि गाड़ी के साइड मिरर में लगाता है, यानी कि जो मोटरसाइकिल होता है उसके साइड मिरर में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा छोटा करके दिखाएगा। क्या करके दिखाएगा? उसको छोटा छोटा करके दिखाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है। क्लियर हुआ? एक उपयोग बता दिए हम लोग, यानी कि 21 हो गया। आप लोग के 22 क्या बोल रहा है कि उस उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 हो। यानी कि वक्रता त्रिज्या 22 में दिया है, एगो उत्तल दर्पण है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि यानी कि एफ बराबर 22 कितना दे रहा है जी? फिर से देखें। यानी कि उस उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 हो। कितना हो? 32 सेंटीमीटर हो। यानी कि आर बराबर कितना है जी? 32 सेंटीमीटर है। नहीं आर नहीं, एफ है ना, छोटका एफ क्या है? 32 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं अच्छा से। देखिए उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी यानी कि एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एफ ज्ञात करना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। यानी कि हम लोग का वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 20 में आर को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वह कितना है? 32 है। तो ए बराबर कितना होगा? तो 16 होगा, क्योंकि आर बटे में 2 दोनों में बराबर होता है। तो यहाँ पर 32 हो गया, और बटे में 2 कट के कितना गया? 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 16 दिया है क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों एक ही बात को प्रूफ किया गया है। अवतल और उत्तल में दोनों एक ही बात को प्रूफ किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोग के दिया है 23 नंबर। दिया है 23 नंबर में कि समतल दर्पण के आवर्धन प्लस का क्या अर्थ है। यानी कि जो प्लस है उसका आवर्धन का, देखिए यहाँ पर दे भी दिया है पूरा डिटेल में। समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर प्लस का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, चिन्ह बताता है प्रतिबिंब, सब ये दे दिया। ठीक, यहाँ पर अगला देख लेते हैं कि एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता c है पर एक किरण ABC अपतित है, तो वो किस दिशा में जाएगा? वो गोलीय दर्पण है,
गोलीय दर्पण है, यहाँ पर P है, F है, C है। तो यहाँ बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C पर एक वक्रता केंद्र CA पर बोल रहा है एक किरण CA पर एक किरण ABC है, तो किस दिशा में जाएगा? तो लिख देंगे उसी दिशा में, क्योंकि इसी पर आएगा। A हो गया, मान लीजिए इधर से वो किरण आया, A आ गया, B आ गया, यहाँ पर C है, ABC एगो अपतित किरण है, तो बोलेंगे उसी दिशा में उसी पद पर। ठीक है, तो देखिए ये पूरा आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया। अब अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है आप लोग का, जो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, तो आप लोग के फिर से ये क्लियर कराया जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें।